Hello, good morning student. Myself Sunil Banti and you are watching Jagrati online classes app. तो अपना जो 11th क्लास में जो प्रीवियस टॉपिक जो चल रहा था वो चैप्टर जो चल रहा था वो कौन सा था? एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में भी कौन सा नेचर कर रहे थे अपन? वेव नेचर। तो उसी नेचर को अपन आगे करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं ताकि ये पूरा टॉपिक आपके क्लियर हो जाए। तो यहाँ जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा नेचर है? वेव नेचर। अब वेव नेचर के बारे में अपन ने काफ़ी चीज़ें यहाँ आपको समझा दी कि वेव्स जो है जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो यहाँ पर जो दो तरह के वाइब्रेशंस या दो तरह की वेव्स जो डेवलप होती है वो कौन कौन सी वेव्स डेवलप होती है? इलेक्ट्रिक वेव्स एंड मैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स का आपस में जो पैरेलल है वो चलेगा और परपेंडिकुलर भी होगा। तो यहाँ इन वेव्स के बारे में कुछ पॉइंट अपन लिख रहे हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे। If a charged particle move, if a charged particle move, then electric and magnetic wave both are vibrate perpendicular to each other and perpendicular to the direction direction of propagation of particle। तो ये है फर्स्ट पॉइंट इसका कि भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो इसके परपेंडिकुलर जो है दो वेव्स बनेंगे, जो एक तो इलेक्ट्रिक होगी और दूसरी कौन सी होगी? मैग्नेटिक। और दोनों का जो वाइब्रेशंस है वो एक दूसरे के क्या होगा? परपेंडिकुलर। और दोनों वेव जो है वो पैरेलल चलेगी। पैरेलल वर्ड का मतलब होगा साथ साथ चलेगी। यहाँ सेकंड पॉइंट अपन ले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विथ स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से कोई भी हो ये ट्रेवल करेगी इस स्पीड से 3 × 10⁻⁻⁻ मीटर पर सेकेंड। there are no medium require, no medium require to travel the radiation। जैसे अपन कहते हैं अगर रूम बंद भी कर दें तो उसके अंदर मोबाइल की घंटी आती है या मोबाइल जो है वो उसमें रेडिएशंस आती है, तो या बंद कमरे में भी रेडियो चल सकता है। तो इसका मतलब ये जो है इसके लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन साउंड वेव जो होती है जैसे अपन बोलते हैं उनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, या पानी के अंदर जो वेव्स बनती है उसके लिए मीडियम की रिक्वायर्ड है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और फोर्थ पॉइंट में अपन ये लिख सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स आर प्रेजेंट इन नेचर with different
फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अपने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में प्रीवियस क्लास में कर रखा है। फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और वेवलेंथ को लैम्बडा से, और उसके लिए एक फॉर्मूला भी बता रखा है। वो जो फॉर्मूला था वो क्या था, C इक्वल टू न्यू लैम्बडा। स्पीड ऑफ लाइट आपको मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। न्यू फ्रीक्वेंसी है और लैम्बडा जो है वो वेवलेंथ है। और एक जो है वेव नंबर भी मैंने बताया था, न्यू बार इज इक्वल टू क्या होता है 1/लैम्बडा। तो ये दो चीज़ें हैं जो फॉर्मूले आपको बता रखे हैं। इससे रिलेटेड अपन को कुछ क्वेश्चंस करने हैं। हालांकि एक क्वेश्चन अपन ने समझाया होगा, तो अब इस पे और किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो अपन क्लियर करते हैं यहाँ पे। तो ये 3-4 पॉइंट है, वो सिर्फ किसके बारे में है, अपना वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। किसका रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेव नेचर। तो वेव नेचर में फर्स्ट पॉइंट आपको समझा दिया। सेकंड पॉइंट में यही है, स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन सी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इनके लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लाइक साउंड वेव और जो अदर टाइप वेव्स होते हैं उसके लिए आपको कौन से मीडियम की रिक्वायर्ड होती है। अगर एयर होगा तो अपनी आवाज़ वहाँ आगे तक जाएगी, अगर यहाँ अपन वैक्यूम कर दें तो अपनी आवाज़ जो है वो वहाँ तक जाएगी नहीं, रूम से बाहर तक भी नहीं जाएगी। तो यहाँ मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं इन वेव्स के लिए। डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स आर प्रेजेंट इन अ नेचर विद अ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अलग अलग टाइप की वेव्स है, अपन ने सुना हुआ है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, विजिबल रेज, इंफ्रा रेज। ये सारी रेज जो है वो कौन से में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में आती है। ये इनके वेव नेचर के बारे में अपन समझा रहे हैं। अब ये दो फॉर्मूले मैंने दिए हैं, इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करते हैं। तो ये नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन क्वेश्चन के लिए। यहाँ क्वेश्चन ये दे रखा है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर of EMR with 200 nanometer wavelength। तो क्वेश्चन वापस समझो। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विथ 200 नैनोमीटर वेव लेंथ। आपके पास वेव लेंथ गिवन है। वेव लेंथ का मतलब क्या गिवन है, लैम्बडा गिवन है, और लैम्बडा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 नैनोमीटर, और ये नैनोमीटर। अब इस वेव लेंथ के बेस पे अपन क्या निकालना, अपन को कैलकुलेट द वेव लेंथ के बेस पे वेव नंबर और फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर आपके पास वेव लेंथ दे रखी है वो भी नैनोमीटर में, सबसे पहले आपको वेव लेंथ को चेंज करना पड़ेगा, नैनोमीटर को चेंज करके मीटर में कन्वर्ट करो। तो अपन ने इसको चेंज किया, यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं 200 × 10⁻⁹ मीटर, ये कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, C इक्वल टू न्यू लैम्बडा, अभी बताया था आपको। अब आपको यहाँ से न्यू निकालना है। न्यू निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, C/लैम्बडा करेंगे, और C की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्बडा कितना दे रखा है अपने पास, 200 × 10⁻⁹। तो 200 × 10⁻⁹ मीटर। अब ये वैल्यू जो है आप इसको सॉल्व करना है, तो पहले 2 डिजिट जो है इसमें से कम कर देते हैं। जैसे 2 जीरो जो है इसमें -9 से अगर कम करेंगे, क्योंकि ये प्लस के 2 जीरो है, पॉजिटिव है, और वो पावर जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है, न्यू इक्वल टू 3/2 × 10⁸ × 10⁻⁷ ये आ रहा है। अब -7 को भी आपको अगर ऊपर लेके जाओगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2
इंटू 10⁻15 और 3/2 को जब सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आया 1.5 इंटू 10⁻15 और यूनिट क्या लगाओगे इसकी हर्ट्ज़। तो ये हर्ट्ज़ जो यूनिट है वो किसकी है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। तो ये हर्ट्ज़ जो है इसमें आपको फ्रीक्वेंसी इस टाइप से कैलकुलेट करना है। अब आपको बताना है इसमें वेव नंबर कितना होगा। वेव नंबर के लिए वापस वही चीज़ पे आते हैं, न्यू बार इक्वल टू 1/λ, ये फॉर्मूला बताया था। अब 1/λ और लैम्बडा की वैल्यू कितनी है 200 इंटू 10⁻⁻9। सबसे पहले -9 को ऊपर भेजो तो 10 क्या हो गया 9/200। अब ये जो 2 जीरो है पॉजिटिव है, इनको ऊपर लेके जाओगे तो आंसर क्या आया 1/2 इंटू 10⁻7 आ गया भाई। देखो 2 जीरो को ये जब ऊपर जाएगा तो -2 होगा पावर 10⁻⁻2 और 10⁻⁻2 में से 2 ये 9 में से 2 कम करेंगे अपन तो कितना रह गया 7 और आगे 1 लगा हुआ ही है तो 1/2 हो गया इंटू 10⁻7। जब इसको भी सॉल्व करोगे तो लगभग आंसर आ गया 0.5 इंटू 10⁻7 और यूनिट में लगाना है मीटर इनवर्स। तो ये इसकी यूनिट हो गई मीटर इनवर्स। तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा आपके 2 फॉर्मूले पे वो इस टाइप से बन सकता है। आपको इसमें वेव लेंथ दे दी और फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर पूछ लिया। कभी कभार आपको देंगे, आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे देंगे, वेव नंबर और वेव लेंथ पूछ लेंगे। तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन के अंदर दोनों फॉर्मूले यूज करके अपन ने एक तो यहाँ पे वेव नंबर निकाला और ये जो है अपन ने क्या निकाला है फ्रीक्वेंसी निकाली। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा वो इसका एक टाइप बता दिया अपन ने, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो नेक्स्ट पे आते हैं अपन। अब स्पेक्ट्रम ऑफ ईएमआर, स्पेक्ट्रम बनाना अपन को और इस स्पेक्ट्रम के अंदर फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ जो है वो सबकी अलग अलग होगी, उसके बेस पे बनाना है। तो यहाँ लिख देते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ ईएमआर। ईएमआर का स्पेक्ट्रम कैसा होगा। तो स्पेक्ट्रम तो वैसे अलग चीज़ है, स्पेक्ट्रम जो है एक अलग टॉपिक आएगा, लेकिन ईएमआर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बेस पे इनको अरेंजमेंट किया है। तो ये अरेंजमेंट ही बताएंगे यहाँ पे अपन इन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो ये स्टार्ट किया यहाँ से। अब यहाँ है ना, इनको फ्रीक्वेंसी के बेस पे अरेंजमेंट किया, ये इसका स्पेक्ट्रम है। अब मान लो इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये सबसे पहले अपन ले लेते हैं गामा रेज। गामा रेज, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, अराउंड इसकी फ्रीक्वेंसी अपन मान लेते हैं 10⁻22 हर्ट्ज़। ये इतनी इसकी फ्रीक्वेंसी है। गामा रेज के बाद में जो अलग स्पेक्ट्रम का पार्ट बन सकता है एक्स रेज। एक्स रेज बनेगा, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी इससे भी कम है और ये कितना हो गया, लगभग अपन मानते हैं 10⁻18 हर्ट्ज़। कितना हर्ट्ज़ आएगा ये 10⁻18 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ जो है वो किसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की। अब एक्स रे के बाद में एक पार्ट आएगा यहाँ पे, इसको 3 पार्ट में कर देते हैं। यहाँ जो पार्ट आएगा ये वाला, इसको अपन क्या बोलेंगे, विजिबल। तो ये विजिबल रेज का है। अच्छा, विजिबल से भी पहले वाला जो पार्ट आ रहा है वो यूवी रेज। अब यूवी रेज की जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है यहाँ पे 10⁻16 हर्ट्ज़, और इसकी जो है वो 10 कितनी आएगी 14 हर्ट्ज़। तो ये है विजिबल है। अच्छा, यूवी रेज फिर विजिबल और फिर क्या आएगा, इंफ्रा रेज। इंफ्रा, INFRA, इंफ्रा रेज, ये क्लासिफिकेशन है।
अब इसके अंदर भी अपन पार्ट कर देते हैं, और अंदर जो पार्ट करे हैं, यहाँ जो पार्ट करा है मैंने, तो ये अलग अलग पार्ट कर देते हैं। आपको ये वर्ड याद रखना है, विबग्योर, VIBGYOR, ये विबग्योर। तो विबग्योर जो है इसमें आएगा, और विबग्योर में कौन कौन सी आएगी? 7 कलर्स हैं। वी का मतलब वॉयलेट, आई का मतलब इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब इन सब की जो है अपन कहते हैं अलग अलग होती है। जैसे ये वॉयलेट, ये वाला पार्ट वॉयलेट का हो गया, फिर इंडिगो का, फिर ब्लू का, फिर ग्रीन का, फिर ऑरेंज का, येलो का, फिर ऑरेंज का और रेड का। तो अलग अलग कलर्स है। ये वॉयलेट से स्टार्ट है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी सबकी अलग अलग है। थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। मान लो जो फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? वॉयलेट की। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो होगी वो किसकी है? ये अच्छा, वेवलेंथ अगर देखते हैं तो इसकी वेवलेंथ लगभग कितने नैनोमीटर से स्टार्ट होती है? 400 नैनोमीटर। और इसकी जो नैनोमीटर आएगी वो लगभग कितना आएगा? 750 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ का क्राइटेरिया बताया मैंने। वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक फिनिश हो जाती है। अब ये विजिबल का पार्ट होने के बाद में अपन ने कौन सा बताया यहाँ पे? इंफ्रारेज। और इंफ्रारेज के बाद में जो आ रहा है अपना अगला स्पेक्ट्रम का पार्ट है, ये यहाँ पे आ जाता है माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव की जो फ्रिक्वेंसी है लगभग 10⁻10 हर्ट्ज, ये इसकी फ्रिक्वेंसी है। अब यहाँ इसके 2 पार्ट कर देते हैं। ये रेडियो वेव्स है, लॉन्ग रेडियो वेव्स इधर आएगा, लॉन्ग रेडियो वेव, और ये शॉर्ट रेडियो वेव जिसमें FM और AM चलता है, शॉर्ट रेडियो वेव। FM और AM की फ्रिक्वेंसी इसमें शॉर्ट में आती है अपने। तो यहाँ इनकी फ्रिक्वेंसी जो है लगभग मान लेते हैं 10⁻6 हर्ट्ज, और लॉन्ग रेडियो वेव्स की जो आएगी वो 10⁻2 हर्ट्ज। तो ये फ्रिक्वेंसी के बेस पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का अरेंजमेंट किया, और अरेंजमेंट में अपन ने अलग अलग तरह की रेडिएशंस का यूज किया है। और इस टाइप से अपन को क्या बनाना है? इसका स्पेक्ट्रम, ताकि आपको ये समझ में आए सबकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन सबकी वेलोसिटी जो है वो फिक्स है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ट्रेवल करती है। ये हो गया। इसके बाद आपको इसमें जो कलर्स है, जैसे वॉयलेट का कलर्स, वॉयलेट जो है इसमें ऐसे फिल कर सकते हैं। ये वॉयलेट हो गया इधर। फिर इसके बाद इंडिगो का अलग कलर आएगा, ब्लू, ब्लू का यहाँ से ले सकते हैं, ये ब्लू ले लिया, ये ब्लू पार्ट आ गया बीच में। फिर कौन सा आ गया? ग्रीन, तो ग्रीन को यहाँ से ले सकते हैं, ये ग्रीन पार्ट आ गया। और फिर इसमें ग्रीन के बाद येलो, ये येलो ले लिया यहाँ से, ये येलो वाला पार्ट आ गया। तो ये अलग अलग कलर का जो स्पेक्ट्रम है वो बन सकता है। ये वॉयलेट है इसका, ये इंडिगो होता है। तो यहाँ अलग अलग कलर दिखाने का मतलब ही है कि भाई 7 कलर होते हैं विजिबल के अंदर, वो 7 कलर्स जो है वो अलग अलग है। इसके बेस पे अपन इनका स्पेक्ट्रम को बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल है, जो रेडिएशन हार्मफुल है, वो कौन सी रेडिएशन हार्मफुल है? जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, वो कौन सी आएगी? आपके गामा रेज। ये इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो ये ज़्यादा हार्मफुल है। इसके बाद में कम जो आएगी वो कौन सी? एक्स रेज। एक्स रेज अपन करवाने जाते हैं जब फ्रैक्चर हो जाता है तो एक्सरे करवाने जाते हैं, वो एक्सरे है। इसके बाद यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट, सनलाइट के साथ ही एक रेज निकलती है, वो यूवी रेज है, और उसके अंदर ही विजिबल होता है आगे।
जो कम हार्मफुल है, जिससे अपन कलर्स दिखते हैं अपन को। फिर इंफ्रारेज है, इंफ्रारेज का हार्मफुल नेचर और कम हो गया। माइक्रोवेव, जो मोबाइल रेडिएशंस में जो रेडिएशंस निकलती है मोबाइल टावर से, वो हो गई माइक्रोवेव्स। शॉर्ट रेडियो वेव्स, FM AM जा सकता है इसमें। लॉन्ग रेडियो वेव्स, इसमें जो है आपको फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम है, तो ये पूरा क्लियर नहीं सुनाई देता इसमें। रेडियो वेव्स तो है लेकिन क्लियरिटी नहीं होती पूरी। तो यहाँ इसको स्पेक्ट्रम को अपन ने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम। तो ये टॉपिक जो है स्पेक्ट्रम के बारे में। अब जो है अपना ये जो टॉपिक मैंने अभी कंप्लीट किया है, वो नेचर कौन सा कंप्लीट किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेव नेचर, वेव नेचर। अब अपन कहते हैं डुअल करेक्टर्स होते हैं या डुअल नेचर होता है। कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उसमें डुअल करेक्टर होता है। डुअल नेचर कौन सा बताया था? सबसे पहले टॉपिक के अंदर स्टार्ट किया था। वेव नेचर के साथ एक और नेचर होता है, वो है पार्टिकल नेचर। अगर आप कोई भी जो वेव्स है उसका इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शंस जो शो करेंगे, वो किसके थ्रू बता सकते हैं? वेव नेचर के थ्रू, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शंस। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होता है, उसमें आपको उनका कौन सा नेचर दिखेगा? पार्टिकल नेचर। ये प्लांक ने अपन को बताया था पार्टिकल नेचर के बारे में। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा अपना, वो कौन से नेचर के बारे में करेंगे अपन? पार्टिकल नेचर। और पार्टिकल नेचर है क्या, ये देखते हैं अपन। तो अब नया टॉपिक जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर ऑफ EMR। तो EMR का कौन सा नेचर चालू करेंगे अपन? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल का मतलब क्या हो गया कि भाई छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में एनर्जी का मूवमेंट होना, ये इसका पार्टिकल नेचर है। और इसको समझाने के लिए अपन दो इफ़ेक्ट पढ़ेंगे, या ये जो दो इसमें थ्योरी पढ़ेंगे वो कौन कौन सी है? ये जो थ्योरी है इसमें एक तो कौन सा आएगा? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। फर्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो कौन सा है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और जो सेकंड टॉपिक अपन करेंगे वो कौन सा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये दो जो टॉपिक है इसमें पार्टिकल नेचर को शो करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। वेव नेचर तो मालूम चल गया कि भाई ट्रेवल करता है, जो वेव के फॉर्म में करता है। और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये चीज़ अपन कौन सी चीज़ में समझाएंगे? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और ये पार्टिकल नेचर के बारे में जो अपन को बताया था, वो कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? प्लांक। साइंटिस्ट का नाम क्या है? प्लांक। जिसने कौन से नेचर के बारे में बताया अपन को? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो आज हम ब्लैक बॉडी के बारे में एक सिंपल चीज़ समझा देते हैं, ताकि ब्लैक बॉडी आपको होती क्या है और ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है। फिर नया टॉपिक अपन कल से स्टार्ट करेंगे, इसमें ब्लैक बॉडी के बारे में आज बताते हैं। तो ब्लैक बॉडी का जैसे मतलब मेरा क्या, जैसे टी शर्ट पहना हुआ, ये शर्ट टी शर्ट। अब ये कलर जो है इसका कौन सा? ब्लैक। अब ब्लैक का मतलब ये हो गया कि जो सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले, इजीली एब्जॉर्ब करने वाला जो कलर है वो कौन सा है? वेव। अपन जब भी गर्मियों में जाते हैं, जैसे ये गर्मी हीट है, और इसका जो कलर है, ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे इसका जो कलर है, इसका जो कलर्स है वो कौन सा है? ब्लैक है पूरा। अब कोई भी ब्लैक जो है, आपको ब्लैक ब्लैक क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसने सारी तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, या सारी तरह के कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे मेरा टी शर्ट है, इसने सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, तो वो कलर्स अपन को कैसा दिखता है? ब्लैक। तो ब्लैक दिखने का रीज़न ही यही है, सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करना। अच्छा, ब्लैक के अंदर क्या है कि भाई सारी तरह की रेडिएशंस अगर एब्जॉर्ब करेगा,
तो अपन ने कभी सुना हुआ है कि जो गर्मियों में अपन कपड़े पहनते हैं वो वाइट शर्ट या वाइट कलर के या लाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनना अच्छा प्रीफर करते हैं, बल्कि ब्लैक कलर के कपड़े प्रीफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि गर्मियों में हीट का एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा कलर कौन कर सकता है? ब्लैक कलर। ब्लैक कलर अगर हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा तो अपन को गर्मी क्या लगेगी? ज़्यादा लगेगी। तो ब्लैक का अपन गर्मियों में अवॉइड करते हैं और वाइट कपड़े को ज़्यादा पहनना प्रीफर करते हैं। तो यहाँ रेडिएशन, सारे तरह की जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब और एमिट करने का काम जो है वो कौन कर सकता है? यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस ऐसा होता है, ब्लैक जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं अपन ब्लैक कलर का है, और जो बाहर से भी ब्लैक है और अंदर से भी ब्लैक है। ये जो अपन एक लाई के मटकी टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ये अंदर से भी कौन से कलर का है? ब्लैक, और बाहर से भी कौन से कलर का है? ब्लैक। अब जब इसको मान लो मैं हीट दूंगा या ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो ऑल काइंड की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहाँ से जब वापस एमिशन होगा वो सारी तरह की रेडिएशंस को एमिशन भी कर सकता है। तो ऐसा बॉडी जो हर एक रेडिएशंस को या हर एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब भी करे और एमिट भी करे, उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी। इट इज़ अ आइडियल बॉडी विच कैन बी एब्जॉर्ब the all kind of wavelength and frequency of electromagnetic radiation and emit the all kind of wavelength of electromagnetic radiations। तो सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब और एमिट करने का काम कौन करता है अपने पास? ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो एब्जॉर्ब और एमिट दोनों करती है। तो अपन जब इसमें ब्लैक बॉडी का जो पार्टिकल नेचर को ऐसे शो कर सकते हैं, जैसे घर पे अपन तवा लेते हैं, तवा मतलब जो रोटी सेकने वाला। अब वो तवा काला ही क्यों होता है? क्योंकि अगर ये अपन स्टोव पे रखते हैं इनको, तवे को, तो वो सारी तरह की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करें, और वो किसको एमिट करता है? वो आगे जाके वापस रोटी को, या अपन कहते हैं ये जो इसके ऊपर कोई भी चीज़ अपन रखते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब एमिट भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है। ये आइडियल बॉडी होती है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? ब्लैक बॉडी which can absorb the all kind of radiations and emit the all kind of radiation, that is known as black body। तो ब्लैक बॉडी के बारे में अपन ने बताया। अब जैसे जैसे इसका टेम्परेचर अपन इंक्रीज करेंगे उसमें जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो होगा वो ज़्यादा एमिशंस होगा। तो जैसे मैंने कोई भी कंटेनर को जैसे गर्म करना चालू किया, तो यहाँ से सबसे पहले रेडिएशंस कैसी दिखेगी आपको? रेड, क्योंकि रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है, एनर्जी कम होती है। फिर रेड से ये किस में चेंज हो जाएगा? येलो, ग्रीन, और लास्ट में जाते जाते वो कैसा दिखने लग जाएगा? वॉयलेट, ग्रीनिश कलर का। तो वॉयलेट दिखना है, वॉयलेट के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और रेड के अंदर सबसे कम एनर्जी होती है। वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के बेस पे। आप ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करोगे या ज़्यादा हीट का एमिशंस करेंगे, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एमिशंस होगी, तो कलर कैसा दिखेगा? वॉयलेट कलर का। जबकि कम एब्जॉर्प्शन अगर होता है एनर्जी का तो वो रेड कलर दिखता है। आप ये घर पे भी अपन एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं। जब गैस सिलेंडर अपन नया लेके आते हैं तो उसमें जो फ्लेम निकलती है वो येलो ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, क्योंकि ब्लू की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज़्यादा। लेकिन जब सिलेंडर फिनिश होने वाला है तब उसमें जो फ्लेम निकलेगी वो कैसे कलर की दिखेगी आपको? रेड कलर की। तो रेड कलर के अंदर एनर्जी कम होती है जब अपन को मालूम चल जाता है कि ये भाई सिलेंडर ख़त्म होने वाला है, फिनिश होने वाला है। रेड कलर की अगर फ्लेम आती है तो उसके अंदर एनर्जी कम होती है, और अगर ब्लू कलर की फ्लेम आती है उसके अंदर एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये अपन ने डायग्राम में ये समझाया था विब ग्योर के अंदर। तो ये देखो VIBGYOR, रेड की एनर्जी कम, जैसे जैसे इधर जाएंगे एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ब्लू की एनर्जी क्या होती है? सबसे ज़्यादा हाई है यहाँ पे। ब्लू के अंदर एनर्जी ज़्यादा, लेकिन रेड के अंदर एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो ये ब्लैक बॉडी के बारे में अपन ने एक कॉन्सेप्ट समझाया, ब्लैक बॉडी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, और ब्लैक बॉडी जो ऑल काइंड ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब और एमिट दोनों करती है, उस आइडियल बॉडी को ही अपन क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो इससे इसका कौन सा नेचर दिखता है अपन को? पार्टिकल। अब यहाँ अपन शो भी कर सकते हैं। आप जब रोटी सेकते हो, ये मान लो रोटी है, अब रोटी के अंदर जो है आपको काले काले डॉट दिखते हैं,
वेव्स तो नहीं बन रही है, इसके अंदर क्या दिख रहे हैं आपको, काले काले डॉट दिख रहे हैं। अब काले डॉट दिख रहे हैं, इसका मतलब ये पार्टिकल्स के फॉर्म में एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। रोटी किसके फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, पार्टिकल के फॉर्म में। और ये छोटा से छोटा पार्टिकल जो है, जो एनर्जी का पार्टिकल होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वांटम। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ब्लैक बॉडी का होता है। ब्लैक बॉडी के बारे में आज अपन ने समझा है ब्लैक बॉडी क्या होती है। और कल ये आगे जो टॉपिक पढ़ा है अपने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है। ब्लैक बॉडी एक नॉर्मल टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ब्लैक बॉडी क्या होती है, क्या एब्जॉर्ब करता है, क्या एमिट करता है, ये चीज़ें अपन को मालूम होनी चाहिए। और क्या इसमें कलर्स के अंदर किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, किसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट, ये टॉपिक अपना आज का जो है ब्लैक बॉडी जो है वो फिनिश हुआ। और यहाँ से मान लो आपको कुछ प्रॉब्लम्स या दिक्कत आ रही है, तो आप इस ऐप के अंदर नंबर गिवन है, उस नंबर पे कॉल कीजिए ताकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। और आपके जो जितने भी डाउट्स है जो भी है वो सॉल्यूशन हो जाए। इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप को शेयर करना है, ताकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट जो कहीं पे है, अगर मान लो जहाँ स्टडी नहीं पहुँच पा रही है, तो उनके पास रेगुलर स्टडीज मिलती जाए। तो ये काम आपको करना है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके।